नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। ये भी बताएंगे कि भूमि पूजन में शामिल होने के लिए कौन कौन से गणमान्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। साथ ही बात होगी बुलेटिन में कोविड-19 की। देश में लगातार छठे दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और कुल मामले 18.5 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज हुए, वहीं करीब 85,000 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा कोविड की वैश्विक स्थिति पर भी नजर रहेगी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रामनगरी अयोध्या की छटा आज देखते ही बन रही है। आध्यात्मिकता में रोशन रहने वाली अयोध्या रंग बिरंगे दियों की रोशनी से जगमगा रही है। राम जन्मभूमि परिसर में सोमवार सुबह से जारी वैदिक भूमि पूजन अनुष्ठान जारी है और आज सिद्ध स्थान हनुमानगढ़ी में पताका की भी पूजा हुई। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की तस्वीरें साझा की हैं। पावन सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी का ये विहंगम दृश्य अनुपम है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अयोध्या किस तरह सजी धजी नजर आ रही है। बुधवार दोपहर को होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के लिए 3 दिन तक चलने वाला भूमि पूजन अनुष्ठान जारी है। अयोध्या के अधिष्ठाता हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमानगढ़ी में आज पताका की पूजा हुई। इसके साथ ही विशेष रामर्चा अनुष्ठान भी चल रहा है। अयोध्या में कल भी सभी मंदिरों और घरों में रंग बिरंगे मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण से पहले हो रही इस बेहद खास तैयारी में देश भर के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों समेत करीब 2000 स्थानों की मिट्टी और 100 नदियों का जल लाया गया। इस बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने दिव्य और भव्य बनने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की अंदर और बाहर की कुछ तस्वीरें आज जारी की हैं। न्यास के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर विश्व में भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण होगा। जन्मभूमि मंदिर के प्रस्तावित मॉडल के कुछ चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल दोपहर में शुभ मुहूर्त में शिलान्यास के कार्यक्रम से पहले वेदी पूजन संपन्न कराई जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राम मंदिर के भूमि पूजन का भव्य कार्यक्रम कल दोपहर में पूरे विधि विधान से किया जाएगा। सोमवार से शुरू हुआ भूमि पूजन अनुष्ठान देश के कई हिस्सों के प्रकांड विद्वानों के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। सबसे प्रमुख शिला पूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया जाएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष द्वितीया यानी बुधवार को राम मंदिर का भूमि पूजन पूरे विधि विधानों से किया जाना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आमंत्रण पत्र में कार्यक्रम का समय दोपहर 12:30 बजे का दिया गया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली और प्रयाग के विद्वानों को बुलाया गया है। अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग विशेषज्ञ हैं। पूरी टीम 21 विद्वानों की है जो अलग अलग तरीकों से पूजा कर रही है। बुधवार दोपहर में 9 ब्राह्मण पूजा कराएंगे। हालांकि सभी 21 ब्राह्मण इसके साक्षी रहेंगे जिनकी देखरेख में पूजा होगी। भूमि पूजन में संकल्प लिया जाता है। इसके लिए 9 शिलाओं का चयन किया गया है जिसकी पूजा अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक जहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे उसके नीचे, ठीक उसके नीचे कूर्मशिला की स्थापना होगी और उसके अतिरिक्त 8 शिलाओं की और स्थापना होगी। ऐसे कुल मिलाकर के 9 शिलाओं की स्थापना होती है। इन समस्त शिलाओं का पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से किया जाएगा। इनके अलावा 3 चरणों में पूजन और 4 वेदों की ऋचाओं का पारायण होगा। जानकारी के मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम का आरंभ घनिष्ठा नक्षत्र में और समापन शतभिषा नक्षत्र में होगा। इन नक्षत्रों में भूमि पूजन के लिए काशी के पंडितों को बुलाया गया है। समाज कल्याण, विश्व के मंगल और राम मंदिर के लिए भगवान राम की मर्यादाओं की स्थापना के लिए भी पूजा में संकल्प लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। आइए डालते हैं एक नजर अयोध्या प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर भूमि पूजन तक के कार्यक्रम पर। भगवान राम की नगरी अयोध्या उस ऐतिहासिक मौके के लिए पूरी तरह से तैयार है जिसका इंतजार भगवान राम के भक्तों को बरसों से था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार दोपहर भूमि पूजन होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुधवार को अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर में अयोध्या के अधिष्ठाता हनुमान जी के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रवेश करेंगे। वैदिक मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर पूजन कराया जाएगा, आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, परिक्रमा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे और रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री रामलला परिसर में पारिजात वृक्ष का पौधारोपण भी करेंगे। इसके बाद निर्धारित शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी और राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में मंदिर निर्माण के लिए 40 किलो की चांदी की ईंट आधारशिला के रूप में रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय ने मंदिर के नए मॉडल का एक डाक टिकट भी जारी किया है। मेरे विचार से 5 रुपए का है। उस डाक टिकट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। रामलला के दर्शन भी करेंगे और एक छोटे से पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे। कोरोना संकट के चलते राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने की अनिवार्यता और कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजेशन को लेकर विशेष सावधानी अपनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे। इनके अलावा भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या के गणमान्य लोगों के अलावा 175 अतिथि समारोह में भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के संत शामिल हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने के लिए देश के कई प्रमुख संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन और कार्यारंभ करेंगे। साथ ही मंच पर उनके साथ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास शामिल होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भूमि पूजन समारोह में 36 विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं के 135 संत महात्मा समेत 175 लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे। भूमि पूजन समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी रामदेव, परमानंद महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और अन्य संत शामिल हैं। वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे अशोक सिंघल के परिवार के महेश भगचंदका और पवन सिंघल प्रमुख यजमान के तौर पर उपस्थित रहेंगे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों की अंतिम क्रिया करने के लिए फैज़ाबाद के जाने माने समाजसेवी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। समारोह में नेपाल के संत भी हिस्सा लेंगे।
उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा के पराशरन, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगे। शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, सरकारेवा सुरेश भैया जोशी और अन्य पदाधिकारी भी रात्रि तक आ जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन समारोह के निमंत्रण कार्ड को भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके जरिए समारोह में प्रवेश मिलेगा। समारोह में अयोध्या के साधु संत और गणमान्य नागरिक भी हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 6,61,000 से ज्यादा कोरोना के नमूनों की जांच हुई है। देश के कई राज्यों में जांच करने की क्षमता बढ़ी है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या 15,119 है। गोवा में ये संख्या 84,000, दिल्ली में 57,000 है। देश में अब कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या सक्रिय मरीजों से 2 गुना हो गई है। इतना ही नहीं, 25 मार्च के बाद पहली बार मृत्यु दर अब तक की सबसे कम, जो कि 2.10% है। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 6,61,000 से ज्यादा कोरोना के नमूनों की जांच हुई है। इसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच दोनों शामिल हैं। देश के कई राज्यों में जांच करने की क्षमता बढ़ी है। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या 15,119 है। गोवा में ये संख्या 84,000, दिल्ली में 57,000 है। देश में अब कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या सक्रिय मरीजों से 2 गुना हो गई है। इतना ही नहीं, 25 मार्च के बाद पहली बार मृत्यु दर अब तक की सबसे कम है, जो 2.10% है। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख लोगों में टेस्ट दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 470 टेस्ट हो रहे हैं। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार कम से कम 140 टेस्ट प्रति 10 लाख की आबादी पर होना चाहिए। पिछले 24 घंटे में 6,60,000 टेस्ट देश भर में हुए, तो 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की जो पर मिलियन टेस्ट की संख्या है वो देश की औसत पर मिलियन टेस्ट की संख्या से ज़्यादा है। द कंट्री शोज 15,119 टेस्ट्स पर मिलियन, whereas we have Goa which has 84,000 tests per million. We have Delhi 57,000 tests per million. कोरोना की वजह से मृत्यु दर 25 मार्च के बाद से अब तक सबसे कम है, जो 2.10% पर आ गई है। ये लगातार गिर रही है। जून के दूसरे सप्ताह में मृत्यु दर 3.36% थी, जो जुलाई के दूसरे सप्ताह में घटकर 2.69% हो गई थी। मंत्रालय के मुताबिक 50% मृत्यु 60 और इससे अधिक उम्र के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई है। वहीं 37% मृत्यु 45 से 60 साल के मरीजों की हुई है। 68% of these deaths have been reported among male patients and 32% deaths are female patients. This is broadly in line with the global scenario also, although the percentages may differ. अगर आप आयु के आधार पर मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 50% जो मृत्यु हुई वो 60 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के लोगों में हुई और 37% मृत्यु 45 की आयु से लेकर 60 की आयु के लोगों की हुई। देश में कोरोना मामलों की संचयी सकारात्मकता 8.89% है। पिछले सप्ताह देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 11% थी। 10% से कम सकारात्मकता वाले राज्यों में पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
देश में लगातार छठे दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और कुल मामले 18.5 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज हुए, वहीं करीब 85,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना केस भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। 1 जुलाई को रिकवरी रेट 60.72% था, जो अब 66.31% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 803 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,55,745 हो गई है। कोरोना से अब तक 38,938 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 12,30,509 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते एक दिन में 44,306 लोग ठीक हुए हैं, वहीं 5,86,298 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6,61,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। ICMR के मुताबिक देश में 17 जगहों पर 1 हफ्ते के अंदर टीके का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगी। 3 Indian vaccines which are in different phases of clinical testing. The first one is the inactivated virus vaccine, which is the Bharat Biotech vaccine, which has completed its phase 1 study in 11 sites and has started its phase 2 study. Similarly, for the DNA vaccine of Zydus Cadila, we have India has completed the phase 1 and has embarked on the phase 2 of study at 11 sites, and that is also progressing well. And the third vaccine, which got its approval only yesterday, is the recombinant Oxford vaccine being manufactured by Serum Institute of India, and which has got approval for phase 2 and phase 3 clinical trials, which are starting within a week at 17 sites. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में वेंटिलेटर निर्माण में काफी तरक्की हासिल की हुई है और अब देश इनका निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 30,000 और आंध्र मेड टेक जोन 13,500 वेंटिलेटर बना रहा है। दोनों संस्थानों ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसमें अहम भूमिका निभाई है। मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स का जो हिस्सेदारी है, शेयर है, वो 96% है बाय वॉल्यूम और 90% है बाय वैल्यू। 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थीं जिन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये रक्षा मंत्रालय की एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये 30,000 वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय को और विभिन्न राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो आंध्रा मेडटेक जोन है, AMTZ। ये मेडटेक जोन मल्टीपल कंपनीज़ को बढ़ावा देता है और ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये 13,500 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में देश में कोरोना के 5,18,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो अब तक आए केस का करीब 28% है। इसकी बड़ी वजह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामलों में इजाफा होना है। पिछले 10 दिनों में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना की ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है। पिछले 10 दिनों में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामलों में 33% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10 दिनों में कोरोना के केवल 259 केस सामने आए हैं, लेकिन पहले काफी कम केस होने से यहां 10 दिन में 68% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश में कुल केसेस में से आधे मामले 10 दिन में आए थे। इस अवधि में 80,000 से अधिक मामले आए हैं। झारखंड में 7,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो राज्य में अब तक आए कुल केसेस का 44% है। इस तरह बिहार में 10 दिन में 34,000 कोरोना के मामले आए हैं, जो कुल केस का 42% है।
नागालैंड में 41% से अधिक केसेस सामने आए हैं। देश में पिछले 7 दिनों में कोरोना की ग्रोथ रेट 3.3% रही है, लेकिन 10 राज्यों में ये ज्यादा दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नए केसेस बढ़ने से एक हफ्ते में कोरोना की ग्रोथ रेट 13.7% रही है। आंध्र प्रदेश में ये 7.2%, झारखंड में 6.5%, नागालैंड में 6.3% रही है। बिहार में 5.3% ग्रोथ रेट 7 दिनों में सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज डॉक्टर BR अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ आंध्र विश्वविद्यालय के प्लैटिनम जयंती समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कानून की शिक्षा हासिल कर रहे छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन लाने में वकीलों की अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने निरंतर आत्मनिरीक्षण, जांच और कानूनों में सुधार पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने देश भर की विभिन्न अदालतों में लगातार बढ़ते लंबित मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार और न्यायपालिका से इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है, जिससे लोगों को तेजी से न्याय मुहैया हो। उपराष्ट्रपति ने न्यायालयों की प्रक्रिया में स्थानीय भाषाओं के उपयोग के महत्व को भी रेखांकित किया, ताकि आम लोग उसे आसानी से समझ सकें। Lawyers are capable of bringing about great social transformation. As society evolves, so must our laws also. We must constantly introspect and scrutinize our laws from the prism of justice, fairness, equity, compassion, and humanity. We must continually reform, update our laws, rules, and regulations. Laws which do not find a place in the progressive society must be repealed without prejudice and without delay, while modifying others to suit the times. In the same spirit, there must be an unrelenting quest to improve our justice system. We must continually improve our legal infrastructure and access to justice, especially for the common man. A vast majority of laws and regulations are still ineligible to the ordinary citizen. उपराष्ट्रपति ने युवा छात्रों से कहा कि जहां भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि किसी भी कानून का मसौदा तैयार करते समय उसमें अस्पष्टता की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। As a society, the nation governed by the rule of law, we must focus not only on the letter but also on the spirit of the intent behind our laws. There should not be any room for ambiguity while drafting laws. They should be simple, clear, uncomplicated. Any ambiguity can lead to the possibility of misinterpretation and misuse that should be totally avoided. उपराष्ट्रपति ने युवा छात्रों से कानूनी पेशे को एक मिशन के रूप में देखने और समाज में शक्तिहीन और असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिहाज से आने वाले समय में वकील और न्यायविद के तौर पर छात्रों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देश में कोविड-19 महामारी और उससे निपटने की योजनाओं के बारे में मंगलवार को विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण और संयुक्त सचिव ने प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और भावी योजनाओं के बारे में समिति को अवगत कराया। समिति ने अधिकारियों के विचारों को सुना और उनसे कई सवालों पर स्पष्टीकरण भी लिया। सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली ये समिति कोविड-19 महामारी के प्रकोप और संबंधित आकस्मिक और निपटने की योजना पर विस्तृत पड़ताल कर रही है। संसद के सौंध में मेन कमेटी रूम में कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समिति ने करीब 2 घंटे की अपनी बैठक में कई अहम सवालों पर चर्चा की। हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को समितियों की बैठकों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आज हुई स्थायी समिति की बैठक में इंदु बाला गोस्वामी सहित 13 सदस्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल 5 अगस्त है, यानी वो दिन जब 1 साल पहले जब संसद ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास किया था। नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक साहसी कदम था।
आशंकाएं बहुत थी, लेकिन आज एक साल बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। घाटी में फिर से जन्नत की झलक दिखाई देने लगी है। सफ़ेद पन्ने, काली स्याही और हाथों का जादू। कश्मीर में एक बार फिर कैलीग्राफी की कला को जिंदा रखने के लिए यहाँ के युवा आगे आ रहे हैं। इस बार काली स्याही से आतंक नहीं, बल्कि अमन में डूबी आयतें लिखी जा रही हैं। ये है कश्मीर घाटी की आज की सच्चाई। एक साल पहले जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लग रहा था, आज घाटी का नौजवान सपने देखता है, वो मेहनत करना चाहता है, उसे भरोसा है सुनहरे भविष्य का। कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, ये सारा कुछ है हमारे पास, हम इस टाइम मतलब मॉडर्न टाइप इस टाइम चल रहा है, सारा गैजेट्स का ज़माना है या फिर कंप्यूटर्स का ज़माना है, सारा कुछ, लेकिन हमें चाहिए कि हम जो हमारा पास्ट है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा अदब है, हम उसको ना भूलें। मैं चाहती हूँ कि ये प्रिजर्व रहे और जितना मुझसे हो सके, अल्लाह का साथ रहा तो मैं इसको जितना हो सके मैं इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करूँगी। सालों से विकास से महरूम जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की शुरुआत 5 अगस्त 2019 को हुई, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का ऐलान किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा। सरकार ने धारा 35A को भी हटा दिया। इसके साथ ही सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 319 पेश कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जबकि लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में लोकतंत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2019 में कराए गए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98% से भी ज्यादा मतदान हुआ। श्रीनगर में तो 100% मतदान हुआ। इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराने की भी तैयारी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल ऐसा संभव नहीं हो सका। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन आया डोमिसाइल को लेकर। विस्थापित कश्मीरी नागरिक जो सालों से अपनी जन्मभूमि से दूर देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे, फिर से अपनी मातृभूमि को हक से अपना कह सकते थे। जिन्होंने अपनी जिंदगी कश्मीर में गुजार दी, उन्हें भी डोमिसाइल के नाम पर अब कोई हटा नहीं सकता था। इस परिवर्तन के साथ ही राज्य में निवेश का भी रास्ता साफ हुआ। उद्योगों के लिए कश्मीर खुल गया, जिसका फ़ायदा यहाँ के रहने वाले युवाओं को मिलेगा। उन्हें रोजी रोटी के लिए इस जन्नत को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इन उपायों से पड़ोसी देशों की नापाक नीयत की कलई खुल गई। आज घाटी का नौजवान हाथों में पत्थर नहीं, बल्कि किताबें उठाकर अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहता है। यहाँ का यूथ आज समझदार हो गया। यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान है वो समझदार हो गए कि इस चीज़ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया की तरह आज घाटी भी कोरोना महामारी की मार झेल रही है, लेकिन इस बीच अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। यहाँ केवल दुकानें ही अनलॉक नहीं हो रही, बल्कि अनलॉक हो रहे हैं दिल, अनलॉक हो रही हैं उम्मीदें, अनलॉक हो रही है इंसानियत। ये है आज का कश्मीर। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा पनाहगार बताया है। उन्होंने यूएन की उस रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें विदेशी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की भागीदारी को दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों की अफगानिस्तान में उपस्थिति है जो वहां आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना कोई नई बात नहीं है। It's a well-known fact that Pakistan is the nerve center of terrorism. Pakistan is home to the largest number of listed terrorists, internationally designated terrorist entities and individuals, including Jamaat al-Dawa, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, Hizbul Mujahideen. They're continuing their operations from Pakistan. The Prime Minister of Pakistan himself is on record saying that there are up to 40,000 terrorists present in Pakistan and they have attacked neighboring countries. मॉनसून के दूसरे चरण में कई प्रदेशों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र में कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। बिहार में बाढ़ से करीब 56 लाख लोग बेघर हो गए हैं। मुंबई में हाईटाइड के साथ भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है।
लोअर परेल, दादर, सायन, चंबूर, अंधेरी, सांताक्रूज सहित कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा सहित पश्चिमी तट पर भी भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में लगातार हो रही बारिश और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। राज्य में 15 जिले में 56.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। दरभंगा जिले में सबसे ज्यादा 19 लाख लोग पीड़ित हैं। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 31 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। सूबे के 15 जिलों के 820 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। आजमगढ़ में घाघरा की सहायक नदी छोटे सरजू के तटबंध में कटान हुई है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। बाढ़ से अब तक 17 जिले में करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित है। पिछले कुछ दिनों में कई नदियों का जलस्तर घटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें राज्यसभा टीवी। नमस्कार।